हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। कल के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज के सेशन में 27 जून के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में समझ लेते हैं। एक एक क्वेश्चन, एक एक फैक्ट को आराम से सुनिए, नोट कीजिएगा और पीडीएफ के लिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को विजिट कीजिए। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर का फोल्डर मिलेगा। जिस भी डे की डेली करंट अफेयर की आपको पीडीएफ चाहिए वो आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो वहां से कलेक्ट कीजिए। आज की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं 27 जून के करंट अफेयर को और सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहां बनाया जाएगा? बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाने वाला है बिहार के नवादा जिले में। बिहार के नवादा जिले में एक प्लेस देखने को मिलता है जिसका नाम है रजौली। यहां पर बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, लेकिन ये एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है। अब ये क्या होता है? देखिए, जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, उससे छोटे होते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये लागत कम आती है और सेफ सबसे ज्यादा होते हैं। नॉर्मली जो बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनको ऐसी जगह पर स्थापित करना पड़ेगा जहां पर आबादी कम हो। सेफ नहीं है, सेफ बोले तो कुछ घटना हो जाती है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो रिहायशी इलाकों में ऐसे प्लेसेस जैसे बिहार जैसा जो प्लेस है, जनसंख्या है काफी, तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना की जा रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट है बिहार का पहला, और यह बनाया जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत। 2025-26 के यूनियन बजट में ही इसे अनाउंस किया गया था। बात करेंगे कि क्या है, लेकिन पहले हम इस पावर प्लांट की बात करें जो कि बिहार में बन रहा है। तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 2800 मेगावाट तक होगी। 2000 से 2800 मेगावाट तक का प्लान है। 4 यहां पर यूनिट बनाई जाएगी और प्रत्येक यूनिट की विद्युत उत्पादन क्षमता 700 मेगावाट तक हो सकती है। अभी अनाउंस हुआ है तो हो सकता है इसमें चेंजेस हो जाए। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की बात करते हैं। यूनियन बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट था 2025-26, उसमें अनाउंस किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य था कि 2033 तक 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भारत में बनाए जा सके, ताकि 2047 तक जो विकसित भारत का हमारा सपना है तब तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी के लक्ष्य को अचीव कर पाए। और इसी के तहत 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में से पहला बन रहा है, पहला अनाउंस किया गया बिहार में। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की टोटल बजट रखा गया है 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, बिहार की कैजुअली बात करें, पटना कैपिटल है। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर के पद पर हैं। नीतीश कुमार सीएम हैं। यहां पर विधानसभा की सीटें हैं 243, विधान परिषद की सीटें हैं 75, लोकसभा की सीटें हैं 40 और राज्यसभा की सीटें हैं 16। सेकेंड क्वेश्चन, विवादित बनका चेरला परियोजना किस राज्य में स्थित है? बनका चेरला प्रोजेक्ट यह हमको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश राज्य में, और यह विवादित है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य में। बनका चेरला प्रोजेक्ट में देखिए आंध्र प्रदेश करने क्या वाला है, गोदावरी रिवर जो कि महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में जाती है, उस गोदावरी रिवर के सरप्लस पानी को आंध्र प्रदेश जो है वो कृष्णा और पेन्ना रिवर की तरफ डाइवर्ट करने के लिए प्लान बना रहा है। इसी को उसने नाम दिया है बनका चेरला प्रोजेक्ट, क्योंकि ये जो रिजर्वायर बनेगा इस प्रोजेक्ट के तहत वो आंध्र प्रदेश के नंदियाल डिस्ट्रिक्ट के बनका चेरला में बनाया जाएगा। अब तेलंगाना इस योजना का काफी विरोध कर रहा है और तेलंगाना ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आंध्र प्रदेश की इस योजना के खिलाफ। अब बात आती है कि तेलंगाना को क्या प्रॉब्लम है। गोदावरी नदी पहले तेलंगाना में रहती है, फिर आंध्र प्रदेश में जाती है। अब आंध्र प्रदेश उस पानी का कुछ भी करे तो तेलंगाना को क्या प्रॉब्लम है? तो यहां पर दिक्कत यह है कि एक इंटर स्टेट रिवर है। कौन सी? गोदावरी। अब हुआ यह है कि रिजर्वायर बनका चेरला में बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश इससे अलग अलग क्षेत्रों में पानी और सिंचाई की व्यवस्था करना चाहता है। तेलंगाना का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को पहले, क्योंकि इंटर स्टेट रिवर है, तो प्रोजेक्ट को पहले सेंट्रल से अप्रूवल लेना पड़ेगा
और फिर रिवर बोर्ड की भी मंजूरी लेनी पड़ेगी, जो कि आंध्र प्रदेश ने नहीं ली है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने कहा है कि हम सरप्लस पानी का यूज करेंगे। बात यह है कि सरप्लस पानी तो डिसाइड ही नहीं है कि आंध्र प्रदेश को कितना मिलेगा, तेलंगाना को कितना मिलेगा। तो जब सरप्लस पानी डिसाइड नहीं है तो ये कैसे आंध्र प्रदेश डिसाइड करेगा कि सरप्लस पानी का हम यूज करेंगे। दूसरी चीज ये, गोदावरी का पानी क्योंकि 2 स्टेट में बहता है, वैसे 3 स्टेट में बहता है, तो इंटर स्टेट रिवर होने के कारण इसके जो मामले हैं वो गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आते हैं। तो ये डिसाइड करेगा, इसका फैसला होना चाहिए कि कितना पानी आंध्र प्रदेश को मिलेगा और कितना तेलंगाना को। तो डाइवर्ट करने का फैसला आंध्र प्रदेश खुद नहीं ले सकता जब तक ये ट्रिब्यूनल डिसाइड ना करे। तो ये कुछ आपत्तियां हैं तेलंगाना की, इसलिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य में विवादित एक प्रोजेक्ट है, गोदावरी नदी पर बनाया जाएगा। तो यहां पर हम गोदावरी की बात कर लें, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गंगा के बाद। कौन सी? गोदावरी। अगर हम गंगा रिवर की लेंथ देखें इंडिया में तो 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, पर इंडिया में सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद दक्षिण में सबसे बड़ी नदी के रूप में देखी जाती है गोदावरी, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओरिजिन इसका देखने को मिलता है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, वैसे सिंधु भी एक बड़ी नदी है लेकिन उसका पूरा बहाव क्षेत्र इंडिया में देखने को नहीं मिलता। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है गोदावरी, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना जाती है, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद बंगाल की खाड़ी के रीजन में जाकर गिरती है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन नवंबर में किस शहर में किया जाएगा? ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से 2025 में नवंबर मंथ में ये आयोजित किए जाएंगे राजस्थान के जयपुर में। आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान के जयपुर में ये गेम्स आयोजित किए जाने वाले हैं नवंबर 2025 में। और इस साल ये 5th एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। यूनिवर्सिटीज के मध्य जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटीज के, उनके लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। हर साल इसका आयोजन करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2020 में और इस साल 2025 में इसका 5th एडिशन है। इसके पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4th एडिशन हुआ था फरवरी 2024 में। जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य, 7 सिस्टर्स से जो स्टेट है हमारे नॉर्थ ईस्ट के, वहां पर इनका आयोजन किया गया था अलग अलग राज्यों में मिलाकर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 4th एडिशन। उस वक्त मेडल टेली में पहले स्थान पर रही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, 71 मेडल जीते थे जिसमें से 32 गोल्ड थे। फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की 42 मेडल जीते थे, 20 गोल्ड थे। और फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की है, 51 मेडल जीते थे और 12 इसमें से गोल्ड थे। तो टॉप पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही थी लास्ट एडिशन में, 4th एडिशन में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है खेलो इंडिया के नाम से, अलग अलग गेम्स आयोजित किए जाते हैं। शुरुआत की गई थी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के साथ, जिसे अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से जाना जाता है। 2018 में ये नई दिल्ली में शुरू किए गए और उसके बाद खेलो इंडिया के अलग अलग गेम्स शुरू किए गए। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया 2018 पहली बार, फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू हुए 2020 में, फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स की भी शुरुआत 2020 में की गई थी और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में शुरू किए गए। तो ये अलग अलग गेम्स आयोजित किए जाते हैं खेलो इंडिया के तहत। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। एसएससी सीजीएल के जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए 2025 की एसएससी के लिए, ठीक है, जीएस के पीवाईक्यूज आपको एनालिसिस के साथ यहां पर मिल जाएंगे। जितने भी एसएससी की एग्जाम्स हुई है उनके सारे पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको यहां पर मिल जाएंगे विद एनालिसिस। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो शिफ्ट वाइज आपको ये ई बुक मिल जाएगी काफी अफोर्डेबल प्राइस में, 21 रुपीज में आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। एसएससी सीजीएल 2025 जो आ रही है उसके लिए ये आपके लिए पीवाईक्यूज है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है इसकी ई बुक की, आप वहां पर जाकर इसे अवेल कीजिए। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हर्डल आता है तो। चलिए,
कटारागामा एसाला महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? कटारागामा एसाला महोत्सव की बात करें तो इसका आयोजन किया जाता है श्रीलंका में। कहां पर? श्रीलंका। देखिए श्रीलंका में ये जो महोत्सव है ना, एक रीजनल बोल सकते हैं, वहां के जो रिलीजियन फेस्टिवल है उसके आधार पर देखा जाता है। एक पर्टिकुलर रीजन में आयोजित किया जाता है और 3 रिलीजियन मिलकर इसका आयोजन करते हैं या इसको मनाते हैं। 3 धर्म या रिलीजियन कौन कौन से? हिंदू, बुद्धिस्ट और मुस्लिम। ये तीनों ही धर्म के लोग इस महोत्सव को या फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, कटारागामा एसाला फेस्टिवल। यहां पर देखिए कटारागामा पेराहेरा के नाम से भी इसे जाना जाता है। 2025 में ये 26 जून को मनाना शुरू किया गया, 10 से 15 दिन तक ये चलता है श्रीलंका के कटारागामा में, इसलिए इसका नाम पड़ा कटारागामा एसाला फेस्टिवल। अब 3 धर्मों की अगर हम यहां पर मान्यताएं देखिए, हिंदू, बुद्धिज्म और मुस्लिम, तीनों क्यों मना रहे? हिंदू धर्म जो है इस त्योहार को या इस फेस्टिवल को लॉर्ड कटारागामा की पूजा के रूप में मनाते हैं। इसमें क्या होता है कि लॉर्ड कटारागामा जो है वो हिंदू भगवान के स्कंदा, मुरुगन, कार्तिकेय जो कि भगवान शिव के पुत्र हैं, उनके स्वरूप के रूप में इसे मनाते हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म ने सेलिब्रेट किया। बुद्धिस्ट की बात करें तो ये कटारागामा देवी की ही पूजा करते हैं और मानते हैं कि ये श्रीलंका की रक्षा करने वाली देवी, तो बुद्ध धर्म ने मना लिया। मुस्लिम धर्म जो है वो कटारागामा टाउन को हजरत खेजर का स्थान मानते हैं, जहां पर उन्होंने मुस्लिम धर्म का जो तपस्या होती है उनके धर्म में वो किया था। तो हजरत खिजार या खेजर इन्हें कहा जाता है। मुस्लिम पीर है और माना जाता है कि ये अमर है, मुस्लिम धर्म के श्रीलंका के अनुयायी मानते हैं, इसलिए इन्हें द ग्रीन वन कहा जाता है। तो तीनों ही धर्म के लोग मिलकर कटारागामा एसाला महोत्सव को सेलिब्रेट करते हैं श्रीलंका में, और यहां पर एक पदयात्रा भी निकाली जाती है 400 से 500 किलोमीटर की, 2 क्षेत्रों के बीच में। तो ये पदयात्रा के लिए भी श्रीलंका में काफी फेमस है। अभी ये 26 जून को शुरू हुआ है और 10-15 दिन तक आयोजित किया जाएगा। हाल ही में कैप्टन MS कोहली का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? MS कोहली ये बहुत ही फेमस पर्वतारोही थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। MS कोहली का अगर हम पूरा नाम देखें, यहां पर आप इनकी इमेज देख लीजिए, कैप्टन मोहन सिंह कोहली के नाम से ये जाने जाते थे, MS कोहली। हाल ही में इनका निधन हो गया 93 वर्ष की आयु में, क्योंकि एज ज्यादा थी। भारत के इंडियन नेवी के ऑफिसर थे और बहुत ही फेमस पर्वतारोही रहे। इन्हीं की लीडरशिप में सबसे पहली बार पहले एवरेस्ट अभियान को भेजा गया था 1965 में। यह सक्सेसफुली कंडक्ट किया था इनकी लीडरशिप में, और उस वक्त 9 पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुए थे। पहली बार भारत का पहला एवरेस्ट अभियान था संयुक्त रूप से। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है एक साथ इतने पर्वतारोही का माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली चढ़ाई करने का। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड 17 साल तक बना रहा था उसके बाद। तो ये किसकी लीडरशिप में कंडक्ट हुआ था? मोहन सिंह कोहली की लीडरशिप में पर्वतारोही है। अब यहां पर ये जो मूवमेंट था वो भारत की पर्वतारोहण इतिहास में सबसे बड़ा मूवमेंट माना जाता है। शुरुआत यहां से मानी जाती है, इसीलिए मोहन सिंह कोहली को पद्म भूषण दिया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा, अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है एक समय में, और तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में कोहली जी का निधन हो गया। ठीक है, अगर हम निधन की बात करें जो कुछ समय में हमको देखने को मिले, तो प्रफुल्ल रॉय का निधन हुआ था कुछ समय पहले, एक बंगाली राइटर है, मैंने आपको बताया था। मारुति चितमपल्ली का निधन हुआ, एनवायरमेंटल और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट। रमाकांत रथ ओडिया पोएट है, ओडिया भाषा के, जिनका निधन हुआ था। राम सहाय पांडे फोक डांसर, जिनका निधन हुआ था। कुमुदनी लखिया एक कथक डांसर है, इनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ था। ताजी एन करुण फिल्म मेकर, निर्माता, जिनका निधन हुआ। और RP बाम्बा मैथमेटिशियन है, जिनका कुछ समय पहले निधन हुआ था। ठीक है, तो ये अदर निधन है जो कि हमें अभी 2025 में देखने को मिले हैं, इनको याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है?
बुक का नाम है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है प्रेम प्रकाश को। अब प्रेम प्रकाश कौन? तो प्रेम प्रकाश की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही फेमस सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इसके अलावा ANI जो कि सरकारी एजेंसी है, इसके चेयरमैन के पद पर है प्रेम प्रकाश। ठीक है ना। तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इनकी बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड बुक को हाल ही में लॉन्च किया है। किताब में भारत के फ्रीडम स्ट्रगल को बताया गया है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम था उस वक्त हमारा क्या स्ट्रगल था उसको बताया गया, इंडिया के स्ट्रगल को बताया गया, और भारत की फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में इंटरेस्टिंग कहानियों को इसमें इंक्लूड किया गया है प्रेम प्रकाश की बुक में। बुक का नाम है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। अदर रिसेंट बुक्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, द न्यू वर्ल्ड 21th सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया, ये लिखी है राम माधव ने, इसको अभी हमने कल या परसों के सेशन में पढ़ा था। रेडी रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री, CDS जनरल अनिल चौहान की लिखी पुस्तक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, इनकी बुक है। PMO थ्रो द एजेस हिमांशु रॉय की बुक है, और नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स, भारत के पूर्व CJI NV रमन्ना के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ये सारी 2025 में ही पब्लिश हुई है। इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां किया गया? इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया उत्तराखंड के देहरादून में। एक कॉन्फ्रेंस है इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, किससे रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है पहले इसको समझो। उद्देश्य बायोडायवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए काम करना। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। अभी 25 से लेकर 27 जून तक 3 दिन तक देहरादून में जो इंडियन कंजर्वेशन, देहरादून जो है उत्तराखंड की शहर, वहां पर इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ठीक है, आयोजन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। इसमें जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है उसकी बात करें, आयोजन कहां किया गया तो उत्तराखंड के देहरादून में जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वहां पर इसका आयोजन हुआ। मिनिस्ट्री जो कि आयोजन में इन्वॉल्व है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अलग अलग 500 से ज्यादा साइंटिस्ट, पॉलिसीज मेकर्स, NGO, स्टूडेंट है ना, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया है और चर्चा की गई बायोडायवर्सिटी को कैसे हम सेफ रख सके, कंजर्वेशन कर सके और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाया जा सके। तो इन मुद्दों पर यहां पर बातचीत की गई। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का आयोजन करवाता है। सबसे पहली बार 2023 में जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए थे तब इसका आयोजन शुरू किया गया था 2023 में। और इसी कॉन्फ्रेंस के साथ ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को भी अनाउंस किया गया था और इसकी शुरुआत की गई थी, इसका गठन किया गया था 2023 में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में आपको काफी बार पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। भारत सरकार ने इसका गठन किया था। मेन गोल था 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियों का संरक्षण करना। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लॉयन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा जगुआर और चीता, इनके संरक्षण के लिए काम करना। अप्रैल 2023 में भारत के PM नरेंद्र मोदी ने इसका गठन किया था। 5 देश इसके वर्तमान में सदस्य है और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में। डन। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? क्लाइमेट को लेकर एशिया के बारे में एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 की रिपोर्ट है। इसे अभी 2025 में लॉन्च किया गया और लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, एशिया के क्लाइमेट पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया। 2024 की रिपोर्ट है, 2025 में जारी की गई और यह रिपोर्ट का 5th एडिशन है इस साल। एशिया को और इंडिया को लेकर कुछ डेटा यहां पर शेयर किया गया है। पहले इंडिया से रिलेटेड जो क्लाइमेट का डेटा है उसकी बात करते हैं, क्योंकि रैंक तो है नहीं, तो जो डेटा है याद नहीं भी रहे
तो छोड़ सकते हो, केवल इंफॉर्मेशन के लिए सुन लो। लेकिन ये याद रखना कि रिपोर्ट किसकी है, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। रिपोर्ट में क्या कहा गया, अरेबियन सी, इसका जल स्तर हर साल औसतन 3.9 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। बे ऑफ बंगाल का जल स्तर हर साल औसतन 4 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है। इसके अलावा सेंट्रल हिमालय के 24 ग्लेशियर में से 23 ग्लेशियर में बर्फ कम होती जा रही। इसका भी कारण ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है। भारत में 2024 में हीट वेव से 450 लोगों की डेथ हुई है, यह WMO ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया। एशिया का जो डेटा इन्होंने शेयर किया, इन्होंने बताया कि एशिया दुनिया से दुगनी तेजी से गर्म हो रहा है। इसके अलावा 2024 एशिया का दूसरा सबसे गर्म साल रहा, क्योंकि इसके पहले 2020 भी एशिया का सबसे गर्म साल था आज तक का, और अब दूसरा सबसे गर्म साल रहा 2024 का। अब आप सोचोगे एशिया दुनिया से दुगना गर्म क्यों हो रहा है? एशिया में डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश है, स्पेशली इंडिया और चाइना, है ना, और दक्षिणी एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया के सारे देश। तो ये इतना ज्यादा प्रोडक्शन अभी कर रहे हैं क्योंकि यूरोप के देश तो विकसित है तो उनका प्रोडक्शन तो कम है, लेकिन एशिया के देश काफी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने में भी या फिर गर्माहट बढ़ने में भी एशिया के देशों का ज्यादा रोल है। ठीक है, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है WMO के द्वारा, और 2020 में इसे शुरू किया गया था। यहां पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यह भी एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में। तो यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी संस्था है जो कि क्लाइमेट के क्षेत्र में काम करती है पूरे वर्ल्ड के देशों में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 23 मार्च 1950 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और WMO के वर्तमान में प्रेसिडेंट अब्दुल्ला अल मंडोज हैं, UAE से ये आते हैं। आगे चलेंगे। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तवी नदी, जिसका बहाव क्षेत्र जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, यह चिनाब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी। अभी सुर्खियों में क्यों है? तवी नदी में हाल ही में बारिश के कारण एक फ्लड आया था जिसमें काफी सारे लोग नदी के बीच में फंस गए थे। इसीलिए NDRF की टीम ने, जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है हमारी NDRF, इसने मदद की थी इन लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए। तो तवी रिवर चिनाब रिवर की सहायक नदी है, यह सुर्खियों में रही फ्लड के कारण। पहली चीज तो यही याद रखना कि किस राज्य में बहती है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बहाव क्षेत्र है तवी रिवर का, 141 किलोमीटर तक ये लंबी है और चिनाब की सहायक नदी है। इसका ओरिजिन कैलाश कुंड ग्लेशियर से देखने को मिलता है, जो कि जम्मू के डोडा जिले में स्थित है। यह तो बात हो गई तवी रिवर की। अब हम मेन नदी की बात करते हैं जिसका नाम है चिनाब। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है कौन? चिनाब, इंडस की सहायक नदी। इसका बहाव क्षेत्र अगर ओरिजिन देखें तो हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नाम की दो अलग अलग धाराओं में यह उत्पन्न होती है और आगे चलकर इसका नाम पड़ता है चिनाब। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और फिर जाती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में सतलज नदी से जाकर मिल जाती है। इसका टोटल बहाव क्षेत्र अगर हम देखें तो 974 किलोमीटर लंबी है चिनाब नदी। तो इसकी सहायक है तवी रिवर। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? MSME डे। यह हर साल मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 27 जून को, 27 जून को। ठीक है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस डे। MSME उद्योग को वर्ल्ड में बढ़ावा देना, इसके प्रति लोगों को अवेयर करना, है ना, इस सेक्टर के बारे में लोगों को अवेयर करना कि भाई किसी भी देश के विकास में MSME सेक्टर का बहुत ही शानदार योगदान होता है। तो इसके प्रति लोगों को अवेयर करना, देशों को अवेयर करना MSME डे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 27 जून को हर साल मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने इसे 2017 में पहली बार मान्यता दी थी, तब से ये हर साल मनाया जा रहा है। 2025 की थीम की बात करें, इनहैंसिंग द रोल ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेस एज ड्राइवर ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। यह पूरी थीम है MSME डे की 2025 की। ठीक है, तो 27 जून को यह हर साल मनाया जाता है। MSME उद्योगों के बारे में आपको पता है ना, इन्वेस्टमेंट के आधार पर और टर्नओवर के आधार पर इन्हें 3 पार्ट में बांटा जाता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग।
ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रो इंटरप्राइजेस होते हैं, सूक्ष्म उद्योग, MSME में M, इन्वेस्टमेंट जिसमें प्लांट मशीनरी अदर जो इक्विपमेंट है उसमें इन्वेस्टमेंट अधिकतम 2.5 करोड़ तक का होता है, और एनुअल टर्नओवर मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो ये होते हैं सूक्ष्म उद्योग। फिर आते हैं लघु उद्योग जिन्हें स्मॉल इंटरप्राइजेस कहा जाता है, प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में जिनका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ तक होता है और एनुअल टर्नओवर अधिकतम 100 करोड़ तक का होता है। तो ये हो गए स्मॉल इंटरप्राइजेस। और फिर मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जिनका होता है 125 करोड़ रुपए तक और एनुअल टर्नओवर जो है अधिकतम होता है 500 करोड़ रुपए तक। तो ये 3 आधार पर उद्योगों को बांटा गया है। इन्हें कहा जाता है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है। तो यहां पर हमें पता चल गया इसका डे कब है, 27 जून। यहां पर 27 जून के सभी करंट अफेयर हमारे फिर क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। पहला क्वेश्चन हमारा था वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स की यहां पर बात की गई थी। इंडिया की रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115, आंसर सी था। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे इंडियन कौन बने। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे इंडियन शुभांशु शुक्ला थे। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किसके द्वारा बनाया गया। इसे बनाने का श्रेय दिया जाता है अडानी ग्रुप को। विद्या शक्ति पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। विद्या शक्ति इनिशिएटिव को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है आंध्र प्रदेश सरकार को। ग्लोबल पैनल ऑन केमिकल पॉल्यूशन की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई। तो इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है UNEP को, आंसर बी। नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन। जाह्नवी दंगेटी। हर साल अंबुबाची मेले का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है। अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है भारत के असम राज्य में। हाल ही में चर्चा में रहा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा। इसका निर्माण किया जाएगा भारत के महाराष्ट्र राज्य में। ब्लूमबर्ग 2025 टोबैको कंट्रोल अवार्ड किसे दिया गया। तो ब्लूमबर्ग 2025 टोबैको कंट्रोल अवार्ड दिया गया है इंडिया को। 1975 में भारत में आपातकाल लगाए जाने के समय भारत के प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये थे फखरुद्दीन अली अहमद, आंसर बी। तो ये सारे करंट अफेयर कल के हो गए हमारे रिवाइज। अब हम चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। हमारा पहला क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो यह है लोथल। कौन सी नदी बिहार की शोक के नाम से जानी जाती है। तो यह है कोसी। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, रैयतवाड़ी प्रणाली को भारत में सबसे पहले किसने लागू किया था। भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से इंडिया में बहती है कौन सी है। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था इतिहास में। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। एसएससी सीजीएल 2025 के लिए आपके PYQs की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप उसे अवेल कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। तो कल फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में। PDF क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लेना, इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। कल मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।